हे दोस्तों, वेलकम टू द पॉडकास्ट चैनल, जहाँ हम बात करते हैं सभी टेक ट्रेंड्स, कॉलेज लाइफ और भी बहुत कुछ। मैं हूँ अंश। और मैं हूँ तुषार। अंश भाई, ज़रा एक बात बताओ। जब मैं अपना लिंक्डइन खोलता हूँ, जब मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, यहाँ तक कि जब मैं अपना यूट्यूब तक खोलता हूँ, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है। क्या तुषार भाई? एस आई एच और SIH। हाँ तुषार भाई, ये कॉलेज के सभी बालक मतलब हमारे जूनियर्स मेरे को बहुत ही परेशान कर रहे हैं कि भैया क्या है SIH, क्या हो रहा है कॉलेज में, क्या है SIH, आप बताओ। एग्जैक्टली अंश भाई। तो किस खेत की मूली है ये SIH? तो इस मूली की सैलेड बना ही देते हैं, मतलब SIH का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर ही देते हैं अपन। तो बुला लें हमारे शेफ को। बुला लेते हैं। सो गाइज, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द वुमेन हरसेल्फ, जिन्होंने कंसिक्यूटिवली 5 years तक SIH को ऑर्गेनाइज कराया है। डॉक्टर नीलम चौधरी। वेलकम मैम। मैम हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है, जिनके साथ मैंने बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करे हैं। मैम जब से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, मैम ने मेरे को बहुत मेंटरशिप दी है। मतलब आई एम प्राउड दैट मेरे को मैम जैसी टीचर मिली है। थैंक यू सो मच मैम। मैम के साथ पिछली बार लास्ट ईयर मैंने SIH को ऑर्गेनाइज करवाया था एज अ कमिटी कोऑर्डिनेटर। सो मैम, कैसा लग रहा है आपको हमारे इस चैनल पे आके? के साथ पिछली बार लास्ट ईयर मैंने SIH को ऑर्गेनाइज करवाया था एज अ कमिटी कोऑर्डिनेटर। सो मैम, कैसा लग रहा है आपको हमारे इस चैनल पे आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअली। एक टीचर के लिए इससे बड़े प्राउड की बात क्या होगी कि उसी के स्टूडेंट जो है उन्होंने उसको एज ए कहीं किसी नए इनिशिएटिव में एज ए गेस्ट इनवाइट कर। सो आई एम फीलिंग प्राउड एक्चुअली। आपका ये हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है क्या? हमारा भी first time है। एक्चुअली दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट ओनली। आपका ये हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है क्या? हमारा भी first time है। एक्चुअली दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट ओनली। एक्चुअली किसी स्टूडेंट के इनिशिएटिव यानी पॉडकास्ट ऑफिस से ही नया चैनल लॉन्च करने जा रहे हो आई थी। तो एज ए टीचर और किसी स्टूडेंट का पॉडकास्ट चैनल में मेरा भी फर्स्ट टाइम है। सो वेलकम। तो मैम अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हमारे जो भी SIH से रिगार्डिंग है। तो लेट्स स्टार्ट इट मैम। या आर यू रेडी मैम? ऑफ कोर्स, अब हैकाथॉन से के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकती। तो एक्चुअली कई लोग कहते हैं कि हैकाथॉन मतलब नीलम मतलब हैकाथॉन। सो कुछ भी पूछ सकते हैं आप हैकाथॉन। राइट है मैम। ये तो सो मैम, पहले आप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो कि एक्साइटेड हैं आपके बारे में जानने के लिए, तो मैम आप अपने बारे में कुछ पहले हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। मैम आपकी टेक फील्ड में इतनी जर्नी कैसे रही अभी तक का, आपका एक्सपीरियंस, आपका बैकग्राउंड, थोड़ा व्यूअर्स को सब कुछ जानना है मैम। आप अपने बारे में बताइए। वैसे तो नेस्टली मैंने कुछ बहुत ज़्यादा फी हुई हमारी में, लेकिन 16 ईयर्स से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। और टीचिंग फील्ड में जर्नी मेरी 2007 से स्टार्ट हुई थी। और यही एज ए टीचर का जो रोल होता है, मतलब टीचिंग में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाना, नए सब्जेक्ट्स जो इंट्रोड्यूस होते हैं वो लेना, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना। और फिर कुछ कुछ अदर एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ टेक्निकल क्लब और वहाँ से जर्नी शुरू की थी। धीरे धीरे स्टूडेंट जुड़ते गए, वो कारवा मिलता गया। तो ये जर्नी हैकाथॉन तक आ गया। बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही है आपके मैम। सो मैम, आप अपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताइए। क्या बताऊँ मैं? स्कूल लाइफ थोड़ी सी बड़ी सी स्टूडेंट्स थी मेरी। कॉलेज लाइफ बड़ी पीसफुल थी। स्कूल लाइफ में जो आज आप लोग कभी कभी किसी लेक्चर्स में बंक मार लेते हैं, बस ये कहानी थोड़ी हमारी स्कूल लाइफ में शुरू हुई। तो टीचर्स की डांट भी पड़ी है, सस्पेंड भी हुई हुई एक वीक के लिए। और फिर वापस मेच्योरिटी आ गई और कॉलेज लाइफ में सब पीसफुली चला और अच्छे स्कूल से कॉलेज जर्नी कंप्लीट हुई। और उसके बाद टीचिंग में और सारे प्रोफेशनल कोर्सेज कंप्लीट जर्नी। फिर उसके बाद अभी मैम व्यूअर्स तो एक्चुअली थोड़ा सा मैम आप समझ रहे हो तड़का सीढ़ी होता है मैम, तो आप थोड़ा उस वे में बताइए मैम। स्कूल है कॉलेज वाली वास्ते क्या बताऊँ मैं? स्कूल लाइफ थोड़ी सी नोटोरियस स्टूडेंट थी। कॉलेज लाइफ बड़ी पीसफुल थी। स्कूल लाइफ में जो आज आप लोग स्कूल कभी कभी किसी लेक्चर्स में बंक मार लेते हैं, ये कहानी थोड़ी हमारी स्कूल लाइफ में शुरू हुई। तो टीचर्स की डांट भी पड़ी है, सस्पेंड भी हुई एक वीक के लिए। और फिर वापस मेच्योरिटी आ गई और कॉलेज लाइफ में सब पीसफुली चला और अच्छे स्कोर से कॉलेज जर्नी कंप्लीट हुई। और उसके बाद टीचिंग में
सारे प्रोफेशनल कोर्सेज कंप्लीट जर्नी फिर उसके बाद। सो मैम आपका ये जो टीचिंग करियर है मैम, आपको कब फील हुआ कि मुझे एक टीचर बनना है, या फिर वो क्यूरियोसिटी कहाँ से आई आपके मन में कि आई हैव टू बी अ टीचर? मेरे फादर गवर्नमेंट से रिटायर्ड टीचर हैं, तो उनकी जिस विलेज से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे उनकी इमेज देख के और लोगों का उनके प्रति रिस्पेक्ट देख के, जो लोग उन्हें इज्जत देते, वो सब देख के मुझे लगा कि मुझे भी टीचर बनना चाहिए। और फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज ऐसा ही फील हुआ कि चलो टीचिंग करते ही, क्योंकि कॉर्पोरेट में तो सभी कर रहे हैं, साथ के दोस्त हम कुछ नया कुछ अलग कर रहे हैं, तो टीचिंग से जर्नी शुरू हुई। और बट वो जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स के साथ जुड़ के कुछ नए इनिशिएटिव और नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने की क्यूरियोसिटी उसी टाइम स्टार्ट हो टीचिंग टाइम से। बहुत अच्छी जर्नी है मैम, पर अभी अपन मकसद से नहीं भटकते हैं मैम। अभी हम लोग SIH पे वापस आते हैं मैम। जी यस मैम। तो व्हाट इज SIH मैम? ये सबसे पहला डाउट तो स्टूडेंट्स का रहता है, SIH क्या है मैम और इसका मोटो क्या है बेसिकली? देखो SIH जो है वो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जो AICT इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। और हैकाथॉन एक्चुअली मैं पहले बता देता हूँ आपको, हैकाथॉन जो होते हैं वो आपकी कोई बिग MNC या कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सब हैकाथॉन करवाते हैं। लाइक अभी एसेंशियल का हैकाथॉन भी चल रहा है और कुछ इंस्टीट्यूट भी हैकाथॉन और ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और AICT और एक्चुअली क्या करती है, AICT एक प्लेटफॉर्म है जो हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाती है। डिफरेंट पैन इंडिया जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से AICT लेके फिल्टर आउट करते, और वो एक प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट चलाती है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कैटेगरी की होती है। सो स्टूडेंट उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो गिवन है उनको चूज करता है और उसके सॉल्यूशंस स्टूडेंट प्रोवाइड करता है। तो पहले वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता है, चूज करता है, देन वो पार्टिसिपेट करता है और फिर ग्रैंड फिनाले में जब वो जाता है तब उसमें वो पार्टिसिपेट करता है नॉन स्टॉप 36 आवर्स। दैट इज फ्री मैम। पर आप SIH से कनेक्ट कैसे हुए बेसिकली? 5 to 6 year बैक 2017 और 18 पे जो हैकाथॉन थे उसमें मैं एज ए स्मॉल कोऑर्डिनेटर लेवल पे कनेक्टेड थी ऑर्गेनाइजेशन। और उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि जो स्टूडेंट हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। सो उससे मुझे लगा कि हाँ ये हमें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए और ये सारी प्रोसेस करनी चाहिए। उसके बाद से कंटिन्यू जर्नी, फिर बीच में लॉकडाउन आ गया तो थोड़ा ब्रेक आ गया। लॉकडाउन के बाद हमने इसको लास्ट ईयर पोस्ट भी किए हैं। और मैं भी था आपके तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते वक्त, तो मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक टीम कैसे रजिस्टर कर सकती है SIH के लिए? SIH का अपना एक प्रोसेस होता है, ये अगस्त सितंबर में लॉन्च होता है एवरी ईयर। AICT इसको ऑर्गेनाइज करती है और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग टीम फॉर्मेशन होती है। सो जब टीम फॉर्मेशन होती है तो कोई भी इंस्टीट्यूट से एक SPOC नॉमिनेट होता है। जैसे कि अपने यहाँ के इंस्टीट्यूट से मैं SPOC, वो जो SPOC होता है उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कॉलेज में एक इंटरनल हैकाथॉन करवा, और उस इंटरनल हैकाथॉन में एज पर द गाइडलाइन ऑफ द AICT टॉप 10 टीम है या 30 टीम्स हैं या 50 टीम्स हैं, जितनी भी टीम्स होते हैं AICT जो गाइडलाइन देती है उसके अकॉर्डिंग उन टीम्स को शॉर्ट लिस्ट करवा के उस इंटरनल हैकाथॉन से उन टीम्स को रजिस्टर करेगा SPOC। और देन लीडर्स के पास क्रेडेंशियल जाएंगे टीम लीडर्स के पास और वो अपने PPT अपलोड करेंगे। तो एवरीथिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग SPOC इज द रिस्पॉन्सिबल। तो मैम जो टीम रजिस्टर करती है तो टीम का कोई एलिजिबिलिटी रहती है? कोई भी टीम रजिस्टर कर सकती है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की टीम होनी चाहिए, चाहे वो BTech का स्टूडेंट हो, चाहे वो MCA का स्टूडेंट हो, चाहे BCA का, चाहे किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो। ओके। टीम फॉर्मेशन हो सकता है कि चाहे वो BTech के 2 स्टूडेंट हो गए, 2 PhD के हो गए, एक MTech का हो गया, एक BCA का हो गया, एक MCA का हो गया, एनी स्ट्रीम्स, इंस्टीट्यूट सेम होना चाहिए। अगर मैम कोई टीम क्रिएट करना चाहता है लेकिन वो किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग नहीं करता, देन उनके लिए कोई अलग प्रोसीजर है या फिर? नहीं, ऐसा कोई मेरी इन्फॉर्मेशन में ऐसा कोई प्रोग्राम मैंने गाइडलाइन नहीं देखा है कि ऐसा कुछ। ओके मैम, मैंने सुना है टीम्स के अंदर बेसिकली एक लड़की रहना जरूरी है, गर्ल इंस्टूडेंट कंपलसरी है। हाँ मैम ये एक लड़की का था, मतलब मैं समझा नहीं। क्या लोग जीते हैं, बस एक ही लड़की क्यों है। एक्चुअली विमेन एम्पावरमेंट की बात कर लेते हो आप, वॉट एवर द रीजन कि एक तो जो गर्ल कैंडिडेट है वो एक टीम में कंपलसरी है, क्योंकि AICT का ये मानना है कि गर्ल्स एजुकेशन को थोड़ा और प्रमोट किया जाए। तो अगर टीम फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें एक गर्ल कैंडिडेट
होनी कंपल्सरी है AICTE की गाइडलाइंस। दैट्स व्हाई मेंशन दैट मेंटर्स आल्सो इन टीम्स कि अगर गर्ल कैंडिडेट साथ में है तो मेंटर्स भी हैं, दे आर फॉर दैट ऑफ द पर्टिकुलर टीम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड मैम, तो मैम बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या रहता है रजिस्टर करने का, एंड व्हाट इज द रोड मैप ऑफ एसआई? अगर आप रजिस्टर करते हो उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले SPOC रजिस्ट्रेशन होने के बाद में SPOC एक नोटिस निकालता कॉलेज के लिए, सारे स्टूडेंट्स को अनाउंसमेंट करता है कि SIs लॉन्च हो गए। देन एक इंटरनल हैकाथन ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस इंटरनल हैकाथन में टीम्स फॉर्मेशन हो जाता है। एक गर्ल कैंडिडेट कंपल्सरी है। इवन AICTE ऑल्सो फोकस ऑन द ऑल गर्ल्स टीम, अप्रिशिएट करती है AICTE अगर गर्ल्स ऑल गर्ल्स टीम है तो मतलब उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है हम लोगों ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है प्रिविलेज मिलता है, बट AICTE अप्रिशिएट दैट गर्ल्स, को? ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं है। ओके, वेरी सो जो टीम फॉर्मेशन होती है उसके बाद SPOC इंटरनल हैकाथॉन करवाता है। इंटरनल हैकाथॉन्स की कंप्लीट प्रोसीजर होने के बाद जो टॉप 10 टीम है या 30 है 50 है व्हाटएवर द गाइडलाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, उन टीम्स के बेसिस पे वो टीम्स रजिस्टर्ड होती हैं। SPOC रजिस्टर करने के बाद में वो टीम्स के क्रेडेंशियल्स जो है वो टीम लीडर के पास जाएंगे। टीम लीडर जो इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल डील, वो उसमें PPT अपलोड करेगा। अगर कोई उसके पास रिसोर्स मटेरियल है, आई थिंक यूट्यूब चैनल है या गूगल ड्राइव पे उसने कोई लिंक वगैरह उस पर अपलोड कर दे, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में प्रोसेस वहाँ फिनिश नहीं होता। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में नेशनल लेवल पे स्क्रूटनी होती है, क्योंकि पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे इस साल जैसे 125, लास्ट ईयर 500 थे, उससे प्रीवियस ईयर 125 थे। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की अपर कैप है कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्यूशन सबमिट होने के बाद में फिर एक्सेप्ट नहीं करता है पोर्टल। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल अपनी PPT और अपना जो डॉक्यूमेंट एब्स्ट्रैक्ट जो है उस पर अपलोड कर देना चाहिए और कंप्लीट कर देना चाहिए प्रोसेस। मैम जो आपने जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करी थी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो कौन चूज करता है? जैसे क्या होता है उसका, मतलब कोई क्राइटेरिया होता है, कोई बेसिस होता है उस प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को चूज करने के लिए? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि AICTE डिफरेंट मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कलेक्ट करती है और उनको रिफाइन करती है। उसके बाद वो स्टूडेंट्स के पास वो उस पर जो प्लेटफॉर्म है, जो पोर्टल है SIs का, उस पर वो अपलोड करती है ऐसे पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कैटेगरी और हार्डवेयर कैटेगरी। तो वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो स्टूडेंट जो टीम लीडर है वो अपनी टीम फॉर्मेशन करता है और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज करता है। वो किसी भी मिनिस्ट्री की, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर सकता है। इवन इस बार एक इस तरह से क्राइटेरिया गिवन है तो SIS 2024 का कि एक टीम जो है वो 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करके 2 टीम्स के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सबमिट कर सकती है। लास्ट ईयर मल्टीपल था, उससे प्रीवियस ईयर तो मैम ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है मैम, आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो आपको लगे कि अगर जो पहली बार ऐसे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए इजी रहेगा, या थोड़ा हम किस तरह से अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर सकते हैं? हाँ वे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स में मिथ भी रहता है, उनको लगता है कि ये इजी गोइंग अप्रोच, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना चाहिए कि जो भी कोई पर्टिकुलर सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की हमें गो थ्रू करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इस डिपार्टमेंट की, इस मिनिस्ट्री की ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उसका मैं क्या सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं ना तो सॉल्यूशन बनाना डजंट नॉट ए बिग डील। सॉल्यूशंस आप बना दोगे पर वो सॉल्यूशन आपको बहुत इनोवेटिव होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे चल के आप इस पे बहुत डिटेल्स भी कर सकते हैं, अपन एक अदर सेशन भी कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द PS प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैम अब किसी टीम ने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर लिया है, उसने अच्छे से सॉल्यूशन जैसे आपका इंसाइटफुल नॉलेज और पॉइंट्स पर ध्यान रखते हुए उसने सोचा कि किस तरह से हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करना है। मतलब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करने के बाद टीम को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड द टीम डू? किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए उसको अपना सॉल्यूशन बनाना? प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर लिया, उसके बाद उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना। बट सॉल्यूशन के बारे में ऐसा नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हो, सपोज आप सोच रहे हो इतनी इंडिया की पूरी
करोड़ की पॉपुलेशन में और भी कोई सेम चीज सोच सकता है या उससे सिमिलर चीज कोई हो सकती है, ही भी थोड़ा मिक्स हो सकते हैं। सो द थिंग इज दैट कि आप जो कोई पीएस चूज करो उसके सॉल्यूशन के बारे में जब आप सोचो तो नॉट ओनली अबाउट दैट डायरेक्ट, प्लीज डोंट गो ऑन डायरेक्ट सॉल्यूशंस। आप जिस सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हो उसकी थोड़ी सी रिसर्च और उसका मार्केट सर्वे बहुत जरूरी। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज की और कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ली है या किसी भी डिपार्टमेंट की आपने ली है, आपको एक चैटबॉट सॉल्यूशन दे रहे हो सपोज, क्योंकि स्टूडेंट्स में आजकल बड़ा फैंसी और बड़ा कॉमन है बस एआई चैटबॉट ऐसे बच्चे पगला रखें। सो आपने अगर एआई चैटबॉट या कुछ ऐसे सॉल्यूशन ले लिया तो उसके बारे में आपको रीथिंक भी करना है कि अगर मैं ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो क्या ये फिजिबल है, क्या उससे रिलेटेड मार्केट में जो अवेलेबल है उससे डिफरेंट क्या है कि कोई क्यों मेरा ये सॉल्यूशन यूज में करेगा। तो उसके जो की पॉइंट्स हैं, उसकी जो यूनिकनेस है और उससे कॉम्पिटिटिव जो मार्केट में अवेलेबल अदर सॉल्यूशंस हैं उनसे आपका कितना यूनिक है, आपके इस आइडिया का बहुत फैक्टर क्या है, इन चीज़ों पे हमें सोच के ही हमें पीएस पे जाना चाहिए। और इसको उस लेवल पे जाने के लिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ही बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए कि क्या हम उसके इस लेवल तक जाके उसको सॉल्यूशंस को बना पाए। क्योंकि मैम आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है एआई। मैम ये मेरा दोस्त आयुष बैठा है यहाँ पे, ठीक है, इसने ये बोला कि मैं एआई चैटबॉट बना दूंगा मेडिसिन के लिए, आयुर्वेदिक, वो अलग बात है कि वो नहीं बना पाया तो एआई बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है ना। अब एवरीबॉडी सेइंग कि चैट जीपीटी इज ऑन अ बूम, एआई इज ऑन अ बूम, ऐसा। सो या सो मैम जैसे आपने बताया प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज हो गया, सॉल्यूशन भी डिसाइड हो गया कहते हैं, तो मैम इसको आप प्रेजेंट करने का कोई तरीका होता है कि क्या सर्टेनली आप कैसे आइडिया को कैसे प्रेजेंट करते हो अपने? देखो आइडिया जब आप प्रेजेंट करते हो तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर टेम्पलेट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि AICTE का जो SIH की जो वेबसाइट है उस पे अवेलेबल है एक टेम्पलेट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए। आपको उसी टेम्पलेट के थ्रू ही सबको सबमिट करना, बट प्रेजेंट करते टाइम और ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करते टाइम ये ध्यान रखना कि आपका जो आइडिया है उसकी यूनिकनेस कितनी है, आपका सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है और इनोवेटिव है या नहीं है, उसी पे डिपेंड करना है। मैं आप ही बता रहे हैं जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट क्या है? ये फॉर्मेट AICTE ही प्रोवाइड करती है। पीपीटी और PPT है, ओके, ऐसा पीपीटी प्रेजेंटेशन आइडिएशन स्टेज लेवल, ओके। क्योंकि आपको डेवलप और डिप्लॉय तो ऐसा ही करना है। मैम एक्चुअली जब हम भी SIH लास्ट ईयर जब हमने भी ट्राई करा था तो मैम हमने ये सुना था कि प्रोटोटाइप पे ज़्यादा ध्यान दें, या तो मैम वो कंफ्यूजन अभी भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें अभी भी है कि उन्हें पीपीटी पे ध्यान देना चाहिए या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ध्यान देना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग आप बताइए। मतलब ऐसा ही है क्योंकि जो भी जूनियर्स हैं मेरे से बात करी, मैं अभी कोऑर्डिनेटर था अभी SIH का अपने इंटरनल राउंड के अंदर, तो सब मेरे से पूछते हैं कि भैया पीपीटी पे हम कैसे प्रेजेंट करें, कैसे ध्यान दें, या फिर प्रोटोटाइप को कैसे दिखाएं। मतलब उन लोगों वो कंफ्यूज है मैम कि पीपीटी प्रोटोटाइप में क्या किस तरह से उनको किया जाए प्रेजेंट, इस तरह से कंफ्यूज है मैम, उसका कोई आप इंसाइट दो मैम। और PPT जो है वो तो आपका एक टेम्पलेट है, उसके थ्रू आपको प्रेजेंट करना है। अब उस PPT के इनसाइड जो चीज़ आपको डालनी है उनमें से आपकी टीम डिटेल्स हो गई, आपका PS हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपने चूज किया उसका सॉल्यूशन हो गया, उसकी यूनिकनेस हो, उसके की पॉइंट्स हो, और उसका प्रोटोटाइप हो गया। सो प्रोटोटाइप इज ऑल्सो मैटर, बट प्रोटोटाइप अगर आपका फैंसी और बहुत कंप्लीट नहीं है तो भी चल जाएगा, बस डिपेंड करता है कि आप जो ज्यूरी है और जो आप कन्विंस कर पाओ कि आई विल डू दिस, दैट इज मैटर। प्रोटोटाइप मैटर करता है, बट प्रोटोटाइप आपको उस PPT में इन्वॉल्व करना है, एक स्लाइड में डालना है, शो करना है, दिखाना है कि यस आई एम डूइंग। दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली दैट आपका मैम ज्यूरी की तरह भी एक्सपीरियंस रहा है हैकाथॉन्स के अंदर, आपको एक एज अ मेंटोर मैंने खुद ने देखा है 5-6 हैकाथॉन्स में था आपको, आप हर हैकाथॉन्स में आके हमें मेंटोरशिप देते थे। तो मैम एज अ जूरी क्या सीख करती है मैम बच्चों से, कि वो सॉल्यूशन में क्या सीख करती है कि हाउ शुड अ टीम प्रेजेंट, लाइक आपको क्या चाहिए बच्चों से कि आप उसको नंबर दे, अच्छा टीम से क्या बेसिकली आई गेस क्राइटेरिया क्या है जूरी का राइट क्राइटेरिया? दो ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं SIH में, वो एक्चुअली भी है तक हम किसी भी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दे रहे हो तो मैं बार बार यही चीज़ बता रही हूँ कि यूनिकनेस, आपका
आपका आप कोई भी सॉल्यूशन दे रहे हो, उस सॉल्यूशन को कोई क्यों अडॉप्ट करेगा? ऐसा वाव फैक्टर क्या है आपके उस सॉल्यूशन? तो वो जो वाव फैक्टर जिसकी हम बात करते हैं, यानी यूनिकनेस, उसकी बात करेंगे। आप ये कहो कि फॉर एग्जांपल आप ये कहो कि मैं एक मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए एक ऐप डेवलप कर रहा हूँ, या उसमें एक चैटबॉट कर रहा हूँ, या फिर मैं इस तरीके से कोई ऐसी सर्विस कर रहा हूँ, या मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ जिसपे अवेलेबल है, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो ऑलरेडी चैटबॉट है। तो बॉय भी वो को छोड़ के और लॉग इनको आपके पास क्यों आएंगे? तो आप ऐसा क्या दे रहे हो? जैसे इधर आप नॉर्मली बात करो अपने मोबाइल में, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, और भी हाइक और पता नहीं वी चैट और लाइन और कितने सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। बट ऐसा क्या है कि व्हाट्सएप ही चला मार्केट में? So, ये सोचने वाली बात हो कि ऐसा क्या आप दे रहे हो कि जिसकी वजह से जो मार्केट, जो ऑडियंस है, उसकी रिक्वायरमेंट मैच कर रही है, या आप यूजर फ्रेंडली है, या ऐसा क्या यूनिकनेस है जो आप दे रहे हो जिसकी वजह से वो आपके इस ऐप पे आए, या आपके सॉल्यूशन पे, मतलब आई अट्रैक्ट क्या कर रहा हूँ? हाँ, आयुष भाई क्या कह रहे हो? अच्छा मैम, आयुष भाई का क्वेश्चन आया कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं अगर कोई स्टूडेंट है या टीम है वो जो पीपीटी दे रहा है, तो कॉमन मिस्टेक्स क्या कर सकते हैं? कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स की सबसे 2-3 चीज़ जो मैंने एज ए जूरी एक्सपीरियंस की है। मैं साइबर कवच हैकाथॉन में भी जूरी रही हूँ, SIH में भी मेंटर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने कई हैकाथॉन में मेंटरशिप पर काम किया है मैंने। स्टूडेंट्स 2-3 बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो कि अवॉइडेबल हैं। पहली चीज़ तो ये कि एक तो पीपीटी को पूरी तरह से बाहर देख ली, वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी दिखती है, तो बिल्कुल खुला खुला साफ सुथरा रखें। बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप हो जाती है तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। बहुत ही खुला खुला ओपनली चीज़ें लिखें, मोटा मोटा एकदम से लिखें और पढ़ने में आए। और जो टेम्पलेट अगर गिवन है किसी चीज़ का, उसके साथ छेड़खानी न करो। जैसे 5 स्लाइड या 6 स्लाइड्स का टेम्पलेट है, तो उस टेम्पलेट को उसी उतनी ही साइज में रहने दें। बच्चे 10 स्लाइड कर देंगे, 15 स्लाइड कर देंगे अपनी उस थीम के साथ में। जैसे SIH का टेम्पलेट है, SIH के टेम्पलेट में आप फिर जो भी स्लाइड, फर्स्ट सेकंड स्लाइड गिवन है, जो बैकग्राउंड कलर है, थीम है, उसमें क्यों चेंज करना पड़े? बच्चा कोई उसको पर्पल कलर कर देगा, कोई उसको ब्लू कलर कर देगा, तो वो एकदम से देखते ही एज ए जूरी और कुछ ये दिमाग में नहीं है कि ये क्या इरिटेशन सी ना लगे जो है उसको। आप अपना, अगर आपको यूनिकनेस दिखानी है या कॉमन चीज अलग हट के दिखाना है, फिर वो अपने आइडिया की यूनिकनेस में दिखाओ ना, कलर क्यों चेंज? भाई मैम एक ही पॉइंट बार बार बोल रही है आपके सॉल्यूशन में, यूनिकनेस और एक टारगेट ऑडियंस का मेन चीज, टारगेट ऑडियंस पर फोकस आपका होना चाहिए और सॉल्यूशन में यूनिकनेस होनी चाहिए। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना और पीपीटी के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ बना रहना, ना पर्पल ना बैंगनी, ओनली जो दिया है वही मतलब यूनिकनेस इज की टू सक्सेस, राइट? तो मैम अब आगे हम बहुत एक्साइटिंग सा राउंड अपन खेलने वाले हैं मैम, ठीक है? इट्स जस्ट लाइक अ गेम मैम। ये राउंड हमारा है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हमने हमारे जूनियर्स और जो भी जिनका भी ऐसे रिगार्डिंग हमारे पास डाउट आया, हमने एक सर्वे करा पूरे कॉलेज में हमारे, जिसमें ये मेरी लाइन ठीक है यार लेट्स डू इट अगेन। तो मैम हमने सर्वे करा, तो जूनियर्स का और जिनका भी सब ऐसे रिगार्डिंग डाउट आया, तो हमने डाउट्स फिल्टर आउट करे हैं उनके, जो भी मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाउट्स आपको क्लियर होने चाहिए उनके लिए। तो अब आपसे डाउट्स पूछेंगे और आपको आंसर देना है मैम उनका। ओके, तो आप रेडी है मैम? यस। तो मैम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सॉरी बजट तो मैम पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि 36 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है हैकाथॉन का, राइट, SIH के लिए। तो मैम टीम जो है टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि पीपीटी में भी चेंजेस होंगे आई गेस, प्रोटोटाइप में भी कुछ चेंजेस होंगे, एंड देन वो अपने में चेंजेस करेंगे, आइडिया को, सोल्यूशन को रिफाइन कैसे करेंगे, वो सारी। तो हम टीम टाइम मैनेज कैसे करें इस 36 आवर्स में? ये वैसे तो रैपिड फायर में इसका नहीं किया जा सकता, बहुत तरह की बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है ये, ठीक है? किसी दिन और कर लेंगे डिस्कशन। बट हाँ, बेसिक मैं मोटी मोटी चीजें आपको बता देती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना होता है कि एटलीस्ट 3 राउंड्स आपके ड्यूरिंग द हैकाथॉन, 2 days का हैकाथॉन होता है, उसमें 3 राउंड्स होते हैं आपके ज्यूरी के। ओके, ठीक है? ज्यूरी का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में सपोज आप जिस दिन हैकाथॉन दिन दोपहर के टाइम हो गया, सेकंड राउंड नाइट के टाइम हो गया, थर्ड राउंड नेक्स्ट डे हो गया। तो फर्स्ट राउंड में आपका 20% जो वेटेज वाली चीजें होती हैं, जैसे फर्स्ट राउंड ज्यूरी आए, उन्होंने आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का आप क्या सोल्यूशन दे रहे हैं उसको समझा, और उसमें जो मार्किंग करती है उसका 20% लगभग वेटेज होगा। ओके,
सेकेंड राउंड में उसका अगेन 20% के लगभग वेटेज लिखा, और इट्स डिपेंड कि 30 हो गया या 50 हो गया, एज पर AICTE गाइडलाइंस एवरी टाइम यू कांट से दैट कि इतना वेटेज होता है। बट हाँ, फर्स्ट टाइम में जब ज्यूरी आपके पास आ रही है तब आपको ज्यूरी ने समझा, बताया, और फिर मेंटरिंग राउंड में उन्होंने बताया कि आप इसको ऐसे कर सकते हो। सेकंड टाइम में जब ज्यूरी आ रही है और आपको कुछ चेंजेस बता के जा सकती है कि नहीं, क्योंकि बिकॉज जब हैकाथॉन होता है, जो भी इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द पैन इंडिया इवेंट चलता है, तो जहाँ भी होस्ट इंस्टीट्यूट है, तो जिस मिनिस्ट्री के आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो उस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे आते हैं, तो वो आपको रन टाइम बताते हैं कि हमें इस तरीके से नहीं, सॉल्यूशन तो हमें इस तरीके से चाहिए था और आप किसी अलग तरीके से कर रहे हैं। तो अगर वो जो आपको कहते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, तो दैट इज मैटर। अब बात हुई टाइम मैनेजमेंट की। सो टाइम मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज है कि आपका टीम में डिवाइड जो आप टास्क करो, असाइन करो, 6 लोगों की टीम होती है, 6 लोगों में आप जो टास्क असाइन करो वो इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आप बैक एंड डेवलपर हैं, एक बंदा जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार माशाल्लाह हो सकती है, वो उसको सिर्फ प्रेजेंट करे, दूसरा बंदा वीडियो, डॉक्यूमेंट्री, प्रेजेंटेशन, एडिटिंग उसका काम करे, और टास्क स्किल्स के हिसाब से डिवाइडेड होना चाहिए। एक ही पर्टिकुलर डोमेन में काम करे, पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग ना करे, यानी जितने भी मेंबर हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग करें। आप टास्क को डिवाइड कर दो और वो पैरेलली वर्क हो रहा है। मल्टीटास्किंग ना करें, हर 90 या 120 मिनट्स के बाद टी ब्रेक लें, क्योंकि वो कंटिन्यू बड़ा एडजस्टिंग सा भी होता है, और पीसफुल माइंड से काम करें, मेंटली प्रेशर ना लें। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज उसको सजाने संवारने पे ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान ना दें, परफेक्शन के चक्कर में ना पड़े। हाँ, परफेक्शन के चक्कर में ना पड़े, उसको जो आप कोड डिप्लॉय कर रहे हो, जो डेवलप कर रहे हो, जो डिप्लॉय कर रहे हो, उस पर फोकस करें, टेक्निकल थिंग्स पे, क्योंकि जो ज्यूरी है उसको परफेक्शन नहीं, उसको ये चेक करना है कि हाँ आप ये सोल्यूशन बना पा रहे, उसी पे फोकस कर। परफेक्शन बाद में, और लास्ट में जब प्रेजेंटेशन हो, क्योंकि लास्ट में प्रेजेंटेशन होती है ड्यूरिंग द हैकाथॉन, तो जब प्रेजेंटेशन हो तो 2-3 आवर्स प्रेजेंटेशन का टाइम बचा के रखें, सो दैट आपके पास टाइमिंग रहे और उसको मैनेज कर पाए। तो वाइज मैम ने भी तो आप लोग को बताया कि जो अपना टीम मैनेजमेंट है उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी, पैरेलल टास्किंग करनी है, ठीक है, जिससे सबका, वो भी आपके स्किल सेट के हिसाब से आपकी टीम की, तो स्किल सेट सबका डिवाइड करो और एकदम फ्री माइंड से करना है जो भी करना है आपको, ठीक है। तो मैम अभी आपने बात करी जूरी के बारे में, तो आपने बोला जूरी के 3 राउंड होते हैं, या तो मैम जैसा ऐसा होता है ना कि जूरी आती है, पार्टिसिपेंट घबरा जाते हैं प्रेजेंट करने में, तो जैसे हो रहा है कि जूरी ने उनसे कुछ पूछा और उनको आंसर नहीं आ रहा उस टाइम पे, तो मैम वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। आपने हमें बहुत नोटिस करा हुआ चीज़, तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए सिचुएशन पर? जो टीम में मेंबर होते हैं वो 6 मिनट में, राइट मैम। अब जैसे आप दोनों बैठे हो, मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो इसने सिचुएशन संभाल लो। तो पहले से इस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए कि जब ज्यूरी आएंगे तो दिस पर्सन, मतलब एक्स पर्सन बोलेगा, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वाई बोलेगा। या फिर आपको दूसरा तरीका आप मेंटेन कर सकते हो कि अगर क्वेश्चन फ्रंट एंड के लिए आया है, मैं सॉफ्टवेयर का दूंगी बात, तो हार्डवेयर का अपने अलग ड्यूटी राउंड्स होते हैं, वो 5 डेज का होता है। सो अगर एक्स पर्सन को से रिलेटेड फील्ड फ्रंट एंड का किया है तो ये जवाब दे, बैक एंड का किया है तो ये जवाब देगा, अगर डिप्लॉयमेंट की बात की है तो ये जो डिप्लॉय करने वाला बंदा है ये जवाब देगा। इस तरीके से जो 6 लोग होते हैं जिनका काम असाइन होता है, तो जिसका जो असाइन टास्क है वो ही उसका रिस्पॉन्स दे, और उसको अगर नहीं आ रहे तो दूसरा उसको संभाल। क्या वेरी इंसाइटफुल मैम। अगर अंश को बैक एंड नहीं आता हो तो नहीं, वो तो समवन ऐसा तो होता ही है कि लिटिल बिट आता है, और फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरा संभाल ले, तो इतना टाइम घबराने की जरूरत नहीं होती। ज्यूरी ही मेंटर होती है और मेंटर ही ज्यूरी होती है। ज्यूरी इस तरीके से आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यूरी ये चाहती है कि आप सॉल्यूशन पे करें, वो आपको मोटिवेट करेगी। अगर ज्यूरी को ये लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे हो तो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, बट ज्यूरी आपको कभी डीमोटिवेट नहीं करेगी, क्योंकि AICTE की तरफ से जो नॉमिनेटेड जूरी आती है और जो पोस्ट करता है इंस्टीट्यूट, वो जो जूरी आती है वो इंडस्ट्री पर्सन्स होते हैं, कुछ सम अकेडमिक पर्सन्स भी होते हैं, तो वो बहुत ही लेवल के लर्नड पर्सन्स होते हैं। तो दे नो दैट कि यू आर इन द स्टूडेंट लाइफ, आप एज ए स्टूडेंट
स्टूडेंट होते भी अगर आप कोई सॉल्यूशन दे रहे हो तो इट्स अ ग्रेट थिंग। तो मैम एक छोटा सा क्वेश्चन जो है, जो ये मतलब मोस्ट सर्वेज में हमारे मोस्टली सर्वे जितने भी हम जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो उनमें तो दवाई बोलो। तो मैम क्वेश्चन ये है कि जो टीम फर्स्ट टाइम एसएच के अंदर पार्टिसिपेट करनी है, तो उस मैम उन्हें कहाँ, मतलब एक्चुअली जो है ना, मेनली जो क्वेश्चन इनपुट आया हमारे पास कि उन्हें बहुत कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा एसएच के रिलेटेड, बहुत जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करता है। सो मैम उनके लिए आप वन पीस एडवाइस आप कुछ देना चाहें तो? देखो ऐसा एज हो चाहे किसी भी टाइप का हैकाथॉन हो या कोई टेक्निकल एक्टिविटीज हो, पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। राइट बात। टीम फॉर्मेशन करो। आप जिसको लग रहा है दिल में अगर जरा सी भी इच्छा है कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो टीम फॉर्मेशन करो। दोस्त जो भी हैं आपके साथ, जो भी चाय पीने वाले दोस्त हैं, सबकी टीम बना लो। और टीम बना के आप पार्टिसिपेट करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, फर्स्ट सेकंड राउंड पे रह जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? पार्टिसिपेट तो बट लर्निंग तो होगी। आप उसको जीतने के लिए उस स्टेज पे जाओगे तो आपको 4 यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखोगे, आप 4 लाइंस खंगालोगे, कुछ सर्फिंग करोगे, कुछ सर्चिंग करोगे, कुछ मेहनत करोगे, तो आपकी लर्निंग होती है। तो बेसिकली लॉस कुछ नहीं होता, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। मैम आपकी वॉइस जो जैसे इनसाइट्स आ रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि बस सुने जाओ बहुत ही अच्छा एकदम फील हो रहा और मैम इसी बात से, आपकी लर्निंग वाली बात से मेरे को अपनी फर्स्ट ईयर के हैकाथॉन की बात याद आ गई। मैम याद है आपने GIT वाला हैकाथॉन था एक, यहीं अपने पास में जयपुर जनरल कॉलेज में। आप, हमें तो बिल्कुल कुछ नहीं आता था, आपने इतना मोटिवेट करा कि जाओ एक बार, कुछ तो होगा, फर्स्ट ईयर में तुम कुछ तो करोगे। मैम मैं गया, मेरे को सही में कुछ भी नहीं आता था, पाइथन का P भी नहीं आता था। मैम हम लोगों ने फेस रिकग्निशन सिस्टम बनाना सीख लिया, एक दिन में पाइथन सीख लिया मैम इतनी। मैम बहुत अच्छी लर्निंग मिली सही में। अनफॉर्चुनेटली मेरी टीम नहीं थी, सॉरी। तो गाइस तुम्हें पार्टिसिपेशन करना ही है। तो मैम एक और क्वेश्चन है रैपिड फायर राउंड में कि जो भी टीम्स है उनका प्रोजेक्ट जो बना रही है वो बाकी प्रोजेक्ट से लेके स्टैंड आउट कैसे करा जाए, स्टैंड आउट कैसे करे अपने प्रोजेक्ट को, कुछ इस पर टिप्स एंड हैक्स। बाकी टीम से लेके बाकी टीम्स को कंपेयर करते हुए उनसे कैसे स्टैंड आउट करा जाए प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। इट्स लाइक यू सेड कि यूनिकनेस होनी चाहिए। यूनिकनेस होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मेरा और अंश का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जैसे आपने बताया सेम है, देन अंश और मैं क्या यूनिक कर सकते हैं हम दोनों के उसमें? आप दोनों अलग अलग टीम अलग टीम को ले रहे हो, यस तो मैम, क्या? सेम प्रॉब्लम वो स्टेटमेंट। तो आपकी थॉट प्रोसेस है और उसकी अलग थॉट प्रोसेस है। आप सॉल्यूशन किसी भी तरह के दे सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर अभी अपन ने इंटरनल हैकाथॉन कराया था, तो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कम से कम हमारे पास 8-9 सॉल्यूशन थे, सबके डिफरेंट थे। ओके, तो सबके अपने डिफरेंस थे। कोई उसको चैटबॉट सॉल्यूशन दे रहा था, कोई वेब ऐप डेवलप सॉल्यूशन दे रखा था। अब वो तो जूरी पे डिपेंड करता है ना, कि वो स्टूडेंट्स की थॉट पे डिपेंड करता है। कि जैसे अगर मान लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप किसान के लिए कोई सॉल्यूशन दे रहे हो, अब वो फार्मर है, वो अगर आप स्मार्टफोन से वेबसाइट देखेगा, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन हो कि लाइक चाहे वो चैटबॉट हो, चाहे क्विक ट्रांसफर हो, चाहे कोई प्रिडिक्शन मॉडल हो, चाहे कुछ हो, तो वो फिजिबल होना चाहिए। तो इस तरह की हम उसी पे जो जूरी होते हैं इसी पे पॉइंट आउट करते हैं सब। तो यूनिकनेस इज द की पॉइंट फॉर एवरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। इनोवेटिव और इनोवेशन उसमें होना चाहिए और यूनिकनेस होनी चाहिए। मैम ये जो जूरी मेंबर्स हैं, जैसे आप जूरी मेंबर से, ये मैम सिलेक्ट कौन होते हैं मैम जूरी मेंबर्स? जैसे आपने बीच में एक बार ही बोला था कि फाइनल राउंड के अंदर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स के होते हैं। और मैम वैसे बेसिकली जैसे आपने इंटरनल हैकाथॉन बताया था एसएच का, जो कॉलेज इसके अंदर ही होता है, इंस्टीट्यूट कंडक्ट का, उसमें मैम जो जूरी आती है, क्या वो भी मिनिस्ट्री से ही होती है या फिर वो कॉलेज के खुद के टीचर्स या और कुछ होता है? हाँ, इंटरनल हैकाथॉन जो होता है, जो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करवाता है, जो भी जैसे अपने यहाँ पे हुआ, उसमें जो जूरी होती है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं। हाँ, वो जैसे अपने यहाँ पे हैकाथॉन हुआ, उसमें जो जूरी आए थे वो ऑलरेडी जैसे 2017 और 18 के विनर जो रही, डिजाइन विंटर जो रही, और ऐसे कुछ जूरीज मेंबर थे। कोई माइक्रोसॉफ्ट से था, कोई डिलॉयट से था, TCS से कोई। तो ऐसे जो एक्सपर्ट जिनको बहुत अच्छा लेवल का नॉलेज है, वो दे आर विलिंगली टू पार्टिसिपेट ऑन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज लाइक एज ए जूरी मेंबर। तो वो लोग एज ए जूरी आते हैं, बिकॉज जूरी का कंटिन्यूसली प्रेजेंटेशन सुनना, आइडिया देखना, प्रोटोटाइप चेक करना, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हैक्टिक सेक्शन हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है उनका। तो उस शेड्यूल को वही लोग एज ए जूरी झेल सकते हैं, यानी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो खुद उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है कि मैं सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए कुछ करूं।
वो लोग जूरी आते just like- इंटरनल में। जस्ट लाइक इंटरनल में मैं जूरी नहीं थी, आई वाज द कोऑर्डिनेटर, बट अपनी कॉलेज में बहुत अच्छे जूरी पैनल आए थे। और जो एक्सटर्नल हैकाथॉन होता है, हाँ। जो ग्रैंड फिनाले होता है, हाँ हाँ उसमें होस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो जूरी इनवाइट करता है, ओके और उसमें पर्टिकुलर पैनल बनते हैं। उस पैनल में 3-4 जूरी का एक पैनल बनता है। वो इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, एकेडमी से भी हो सकते हैं, हाँ और कहीं से भी हो सकते हैं। और मिनिस्ट्री के जो अदर डिपार्टमेंट के जो लोग आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। सपोज अपन एक हैकाथॉन करा रहे, होस्ट कर रहे हैं सिटी का हैकाथॉन, और उसमें अगर एनडीआरएफ की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो एनडीआरएफ डिपार्टमेंट से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आएगा, वो इन्फॉर्मेशन है उस मिनिस्ट्री को कि इसका होस्ट यहाँ हो रहा है, तो वो आएगा और वो देखेगा कि हाँ वाकई में कोई सोल्यूशन मुझे अच्छा मिल जाता है, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द सोल्यूशंस एक्चुअली। तो मैम अब तो इतना सब कुछ मैंने ऐसा इसके बारे में सुन लिया है कि अब दिमाग में ऐसा स्क्वायर चल रहा है मैम। तो मैम अगली बार पे मैं और अंशी ऑर्गेनाइज करा दें। अब तक हम ही करा रहे मैम। तो मैम एक अगला, जैसे मैंने सुना, मतलब मैंने जैसे आपने बताया कि आप 5 कॉन्जिक्यूटिवली ईयर्स से आप SIH ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो मैम आपके अकॉर्डिंग जो फॉर एग्जांपल SIH 23 ले लेते हैं हम कि SIH 23 और अभी ये वाला सेशन का SIH 24, तो मैम SIH के जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते जा रहे हैं, हर ईयर SIH हो रहा है, तो उसमें कुछ यूनिकनेस या फिर कुछ चेंज आया है? जैसे SIH 23 वर्सेस SIH 24 करते हैं हम, तो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं आपके अकॉर्डिंग? बहुत सिंपल है, जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जैसे मैंने बताया आपको कि मिनिस्ट्री की जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो AICTE उनसे कलेक्ट करके और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बने हुए लिया, वो सर्कुलेट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद उनके सॉल्यूशंस बनते हैं। हाँ तो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल गया तो वो तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, वो तो स्टॉप हो गया। हाँ। मिनिस्ट्री की तरफ से ही वो जूरी अमाउंट आता है, वो विनिंग अमाउंट आता है, हाँ वो उस टीम को मिल गया, हम्म। और उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट ईयर अदर कोई प्रॉब्लम, वो अदर, तो कभी भी आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम्म। के सॉल्यूशन मिल गए हाँ। तो कभी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिपीट नहीं होती। ओ तो वो लास्ट ईयर के प्रॉब्लम स्टेटमेंट से अलग थे, दिस ईयर के अलग है, उस ईयर के अलग है। मतलब प्रॉब्लम फील्ड में हर ईयर जब भी होता है तो रिन्यू होते रहते हैं, कुछ ऐड ऑन होते रहते हाँ, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल हाँ। गया वो तो स्टॉप हो गई। हैं। ओके तो हर साल वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं आता। तब आ सकता है कि अगर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन मिला ही नहीं है, यस किसी भी टीम जो है कोई भी टीम उसको डेवलप कर ही नहीं पाई, उनको सॉल्यूशन ही नहीं पाई, तो वो हो सकता है क्योंकि वो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग ही रहेगी, तो वो आ सकता है। मैम अभी जैसे आपने बात करी विनिंग अमाउंट की, तो मैम मेरे कान थोड़े से ऊंचा चले गए। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि SIH के लिए बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, तो उनके फिर पर्क्स और विनिंग अमाउंट तो बताओ मैम, आप क्या पर्क्स हैं उनको, क्या क्या मिलेगा मैम SIH की तरफ से? तो बच्चे मेहनत करते हैं, नो डाउट, और इंजीनियर, वो तो इंजीनियरिंग तो कहते हैं ना कि हर हाल में जीना सिखा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं, बट कंपटीशन भी बहुत टफ है, बिकॉज पहले आपको, सपोज आप दोनों की टीम आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो पहले आपको इंटरनल हैकाथॉन में पोजीशन में आना होगा, टॉप 10 में या 30 में या 50 में, वॉट एवर द क्राइटेरिया। फिर वहाँ आने के बाद आप पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी PPT सबमिट करेंगे, और अपना अदर कोई मटेरियल और लिंक है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद अगेन स्क्रूटनी होगी। उस स्क्रूटनी में, क्योंकि पर पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पर पेज के 125 सॉल्यूशन सपोज सबमिट हो गए, तो 126वां नहीं होगा, आपको 125 में वो डालना है। तो अब आप टॉप 125 में, ठीक है, फिर टॉप 125 में क्या होगा कि उसमें से ओनली 5 शॉर्ट लिस्ट की जाएंगी उस स्कूल को। तो अब आप इंडिया लेवल पे अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो ग्रैंड फिनाले में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इंडिया लेवल पे आपके 4 ही कॉम्पिटिटर हो रहे हैं, आप टॉप 5 में। फिर अब जब जो आपका 2 डेज का हैकाथॉन हो रहा है, उसमें अगर आप विनर रहते हो, तो वो जो मिनिस्ट्री की तरफ से विनिंग अमाउंट होता है 1 लाख रुपीज होगा, ठीक है। सो वो 1 लाख रुपीज आपको विनिंग अमाउंट मिलेगा। आपने इंडिया लेवल पे अपने आप को प्रूव किया, टॉप लेवल पे हो आप, राइट? उस बम्स जो मैं एकदम रजिस्टर कर देता हूँ, ये पॉडकास्ट तो चलता रहेगा। हम लोग शॉर्टलिस्ट में हैं। उसके सबसे बाद क्या होगा कि आपको वो विनिंग अमाउंट मिल जाएगा, और आपको वो जो कोड आपने जो डेवलप किया है या जो आपने सॉल्यूशन दिया, वो आपको AICTE को सबमिट करना होगा, और वो कोड जो है वो मिनिस्ट्री को उसको चला जाएगा, जितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिस डिपार्टमेंट की है उसको चला जाएगा। उसके बाद वो एक आपकी म्यूचुअल बॉन्ड है उस मिनिस्ट्री की और आपकी, सेम सॉल्यूशंस पे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट उसी सेम चीज को आप एज ए प्रोडक्ट कहीं ले जाओ,
ओके, ये बॉन्ड भी बनता है। हाँ, ये एक बॉन्ड ऐसा बनता नहीं है, बट दिस इज अ म्यूचुअल थिंग। आई एग्जैक्टली मुझे इसका बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बट हाँ, ये मीनिंग जो होती है उसके लिए। ओके, तो मैम अब आपने बता दिया विनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो स्टूडेंट्स के पर्क्स तो बहुत सारे हैं। अब इसके बाद मैम उनका बेसिकली चलो विनिंग अमाउंट तो एक बार ही आता है, हाँ। पर उनके करियर पाथ पे और प्लेसमेंट में उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा ऐसे इसका? अगर उस पर लिखा था ऐसा फाइनलिस्ट, ऐसा विनर उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल में, रेज्यूमे में, तो उसका इफेक्ट पड़ता है क्या मैम कुछ? ये क्वेश्चन कहाँ से आया वैसे? ये आपकी प्री फाइनल ईयर हुआ शायद, यस मैम। बहुत इफेक्ट मिलता है। ये मेरा पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने देखा है कि अपने कॉलेज के जो SI विनर स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले प्लेस्ड हुए थे। लास्ट ईयर मैंने ऐसा नोटिस किया था। 2022 में अपनी एक टीम विनर लेके आई थी, वो सबसे पहले प्लेस्ड हुए, और 23 में भी ऐसा ही हुआ है। सो द थिंग इज दैट कि किस स्टेप बाय स्टेप कैसे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। अगर आप SIs में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी लर्निंग होती है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो उस PPT बनाने के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हो, लर्निंग होती है, सीखते हो, टीम वर्क सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, तो पहले लेवल पे तो आपकी एक लर्निंग हो ही रही है पहले को। दूसरे पॉइंट्स पे अब आप अगर ग्रैंड फिनाले में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस अगर आप जीत के आए हो, नहीं जीत के आए बट ग्रैंड फिनाले के पार्टिसिपेशन हो, तो रिज्यूमे में डायरेक्ट जो इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है उसको देख के ये लगता है कि हाँ, समथिंग इज देयर। अब सामने जो कैंडिडेट बैठा है, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि उसके पास, इंटरव्यूअर के पास टॉपिक है आपसे टेक्निकल डिस्कशन करने के लिए। यस मैम, और जो कि आपको आता है ना पहले से, आपको आइडिया है, तो प्लेसमेंट चांसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। वो और लेवल बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि आपका लेवल यहाँ है और अब उसके पास क्वेश्चन है, वो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा और आप उसमें कंफर्टेबल हो, उसका तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट। मतलब कहीं ना कहीं मुझे, और मतलब जितना मैं सुन रहा हूँ, और मतलब ऐसे ही तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है। लेट मी इंटरप्ट ये कि जो प्लेसमेंट है ना, वो आपका इनडायरेक्टली प्लेसमेंट का इनपुट है। स्टूडेंट्स को टेक्निकल इवेंट्स, हैकाथॉन, बूटाथॉन, आइडियाथॉन, ये बहुत सारे हैकाथॉन, ऐसे जो भी मैराथन की तरह जो भी भागने वाली चीज़ें हैं, अभी रेस और कंपटीशन वाली चीज़ें हैं, इनमें सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेसमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन रास्ते हैं। सो मैम, एक अभी जैसे एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने जैसे SI का बारे में बताया और आपसे एक्सपीरियंस जो है आपका, तो आप इतने 5 साल से कंसेक्यूटिवली करा रहे हो, तो उसके बेसिस पे आपकी कोई स्टोरी रही हो SI से रिलेटेड कि यार हाँ ये बहुत यूनिक हुआ था, यार वाओ, ये ऐसा समथिंग, कोई सक्सेस स्टोरी तो मोटिवेशन करने का हमारे व्यूअर्स को मोटिवेशन मिले? बिल्कुल। रिसेंटली का मैं आपको एक सीन बताती हूँ कि लास्ट ईयर जो विनर था 2022 की टीम का, जो इंटरमीडिएट विनर था, वो लास्ट ईयर हम हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, तो वो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुका था। ओके। क्योंकि वो उस लेवल पे काम कर चुका था जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो वो SIH का मेन कोर कमेटी हेड था। ओके। और खूब काम किया उस स्टूडेंट ने, और उसके साथ टीम थी इसकी आयुष अंश की। इस तरीके से अब इस बार उसे अपॉर्चुनिटी मिली है AICT की तरफ से। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले वो बच्चा मिला था, तो बता रहा था कि मुझे AICT से मेल आया और एज ए डिजाइन मेंटर मुझे सेलेक्ट किया गया है। ऐसा ये चैलेंज, कितनी प्राउड की बात होती है। प्राउड की बात है। मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन उससे डिस्कशन करके कि वाओ, मतलब एक टीचर को बोलते हैं ना कि उससे ज़्यादा क्या चाहिए कि उसका स्टूडेंट कहीं पहुंच गया। कल को आप भी एक बहुत अच्छी पोजीशन पे ऊपर, तो मैं ये बोलूँगी यस मैंने उसको पढ़ाया था, और अब तो मैं ये बोलूँगी कि यस इन्होंने मेरे इट्स आवर प्लेजर मैम। थैंक यू मैम, कैन यू प्लीज टेल, आप मेंशन कर सकते हैं नेम इफ यू? आई थिंक अभी भी मेंशन नहीं कर सकती मैं, तो मुझे पता नहीं है कि एज पर AICT गाइडलाइन कि वो बच्चा अपना नाम शो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिकॉज उसको मेल आया और ही पर्सनली टोल्ड मी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज उसमें सेलेक्ट हुआ हूँ, मुझे AICT की तरफ से चॉइस आई है। तो पता नहीं, शायद उसकी गाइडलाइन हो, तो मैं अभी नाम नहीं लिस्ट
participate कर सकती, बट मैं पूछ लूँगी उससे, तो नेक्स्ट जब भी आप कभी मिलेंगे और डिटेल में बातें करेंगे तो बहुत बहुत सो जो भी विनर है उसको मेरी और अंश की तरफ से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एक शाउट आउट हमारी तरफ से। आप उसे इनवाइट कर सकते हो नेक्स्ट। श्योर मैं आप तो हमारे नया गेस्ट मिलने के लिए आए हमारे करियर अपॉर्चुनिटी। तो मैम अब आपने बहुत सारा ऐसा इसके बारे में डिस्कशन कर लिया, बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी प्रोवाइड करा ही दिया व्यूअर्स को, और भी इनको बहुत सारे डाउट तो होंगे ही मैम इनको, पर हर चीज़ थोड़ी बताई जाएगी यहाँ पे। आप लोग को थोड़ा मेहनत करें, आप भी कमेंट करें, डीएम करें एंड ऑल। तो मैम ऑन कंक्लूडिंग इट, अब हम अपना पॉडकास्ट कंक्लूड करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ अपने। तो मैम आप एक अपनी एडवाइस क्या देने चाहेंगे मैम, जो भी इस साल टीम परफॉर्म कर रही है ग्रैंड फिनाले के लिए, अभी तो 20 तारीख को 20 को मैम फाइनल सबमिशन है पीपीटीज का, तो टीम्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अच्छा अपनी पीपीटी को रिफाइन करें और क्या क्या एफर्ट्स डालें अपने कि वहाँ एसएच में जीतना ग्रैंड फिनाले, जो एसएच को एक्जैक्टली टारगेट कर रहे हैं, बहुत सीरियसली बहुत टारगेट कर रहे हैं? जी देखिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों कैटेगरी की जितनी भी टीम्स हैं, अराउंड अपने यहाँ मोर देन 115 टीम ने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें जो भी हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर की टीम्स हैं, उन टीम से मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वो एफर्ट्स करें और अच्छी सी जो गिवन टेम्पलेट है उसी में उस पीपीटी को कंप्लीट करें और प्रोटोटाइप अपना डेवलप करें, डिज़ाइन करें, उस प्रोटोटाइप पे स्क्रीन शॉट उस पीपीटी में लगाएं। अदर रिसोर्सेज का अगर लिंक का कोई ऑप्शन है तो उसमें अपना यूट्यूब वीडियो या अपना ड्राइव पे वीडियो शेयर करके, या आपने कोई रिसर्च की है, जैसे सपोज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और आपने कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सर्वे, वाइट पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, उन सबको आपने पढ़ा है और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग काम किया है, तो उसको आप इंक्लूड करें अदर लिंक्स में, तो बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपने पीएस चूज की है उसका आपने मार्केट एनालिसिस ज़रूर करें। अभी भी आपके पास टाइम है, 20 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है। उस डेट से पहले पहले पीएस के 125 सॉल्यूशंस होने से पहले पहले आप अपना आइडिया सबमिट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी है। अदरवाइज आपने यहाँ पे भी टॉक किया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ अपना आइडिया सबमिट कर पाएँ, जल्दी से जल्दी उसे करें, टाइम ना वेस्ट करें। सो गाइस, जैसा मैम ने बता दिया है कि आप लोग इस चीज़ पे फोकस करना कि जल्द से जल्द अपनी पीपीटी सबमिट करना, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी पीपीटी शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज एक्चुअली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एंड अप हो गया ना। यस, वहाँ आपको पोर्टल पे शो होता है अगर आप सेलेक्ट हुए कॉलेज से कि कितने सॉल्यूशन अभी तक अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको चेक करते रहो, जैसे आपको लगे 70 60 तो आप लोग जैसा भी वो अपना सबमिट कर दो, क्योंकि अगर आप सबमिट नहीं कर पाए तो आपका क्या मतलब है कि रहेगा। तो मैम हम दोनों की तरफ से आपको वेरी थैंक यू, आप हमारे चैनल पे आए, और व्यूअर्स को होप है हमें कि आपके सारे डाउट्स वगैरह हैं वो मैम ने क्लियर कर ही दिए होंगे। अगर कोई भी डाउट अगर बचता है देन आप प्लीज़ कमेंट करें, डीएम करें, एंड आई बार घड़ी दिखा रहे हैं तो टाइम तो मैम आप टाइम एक्चुअली एक वो कहते हैं ना, उर्दू का एक वर्ड है कि मुरीद को क्या चाहिए, सिंपल वाली बात है। तो अगर मुझे हैकाथॉन से आप रिलेटेड अगर डिस्कस करें तो मुझे और क्या चाहिए, हैकाथॉन तो मेरी रगरग में है, और अब आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो आप तो ऑर्गेनाइज कर लो। जस्ट एवरीबॉडी से हैकाथॉन इज इक्वल टू नीलम मैम, नीलम इज इक्वल टू हैकाथॉन। थैंक यू सो मच मैम। और गाइस सभी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। पॉडकास्ट का हमारा पहला वीडियो है, पर पहला बहुत इन्फॉर्मेटिव, और आगे इससे बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। सो स्टे ट्यून विद द चैनल and bye backup. Netflix.